दिग्विजय के बाहों में खन। आई एम सॉरी गाइज, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पिछले 2 दिन से चैप्टर रिपीट पे जा रहा है, क्योंकि अभी मैं इतनी बिजी थी कि चैप्टर अपलोड करने के बाद मैंने एक बार भी चैप्टर ओपन करके नहीं देखा था। आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों को 2 दिन रियल चैप्टर पढ़ने पड़े। तो आइए अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राइट जैसे स्टार्ट होता है, नीलम के होंठ की पकड़ दिव्यांश के बांह पर कस जाती है और दिव्यांश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। जैसे वह धीरे धीरे अपने मकसद के करीब जा रहा था। दिव्यांश ने एक होंठ से अपने गोद में बैठी मीठी को पकड़ लिया तो दूसरे होंठ से नीलम को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। राइड इतने स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि नीलम खुद दिव्यांश के करीब सटकर बैठ गई थी, क्योंकि नीलम को डर लग रहा था। करीब 20 मिनट बाद जब राइड अपनी जगह पर आकर रुका, तब नीलम की सांस में सांस आई। कुछ देर तो नीलम को शांत होने में ही कुछ मिनट लग गया। नीलम की हार्ट बीट्स बहुत तेज दौड़ रही थी, जैसे कि कोई बुलेट ट्रेन। जैसे कि अभी जिस राइड पर नीलम बैठी थी उसका दिल ही वह राइड बन गया हो। बहुत ही स्पीड दौड़ रहा था, जिसकी आवाज दिव्यांश को बाहर तक सुनाई दे रही थी। दिव्यांश ने नीलम के कमर को राइड के रुकते ही छोड़ दिया था। और मीठी दिव्यांश की गोद में खिलखिलाकर हंस रही थी अपनी मामा को देखकर कि उसकी मामा कितनी डर रही है। मीठी उस राइड के रुकते ही नीचे आकर दूसरे राइड में जाना चाहती थी, लेकिन नीलम ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि अब वह राइड पर नहीं बैठना चाहती थी और वह मीठी को अकेले दिव्यांश के साथ नहीं बैठने देना चाहती थी। इसलिए नीलम ने साफ मना करते हुए मिट्टी से कहा, अंडस को नहीं मीठी, अब घर चलते हैं। चलो बच्चे, नहीं तो बुआ और चाचू परेशान होते होंगे ना, बड़े चाचू भी नहीं घर पर है। चलो चलो हम लोग घर चलेंगे। जैसे ही दिव्यांश को गायत्री और अग्नि के घर में अकेले होने की बात पता चली और दिव्या घर पर दिग्विजय नहीं है, ये सुनकर दिव्यांश ने तुरंत नीलम से पूछा, अंडस को दिग्विजय घर पर नहीं, लेकिन वह कहाँ गया है? नीलम पहले तो दिव्यांश के चेहरे को देखती है, जिस पर अभी किसी भी तरह की भाव नजर नहीं आ रहे नहीं थे। सिर्फ उसके चेहरे पर मीठी को अपने साथ खिलाने के भाव नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर नीलम दिव्यांश को बताती है, अंडस को वह जय घर पर नहीं है, क्योंकि वह खनक के साथ दादू की अस्थियां विसर्जित करने के लिए बनारस गए हैं। दिव्यांश नीलम से दिग्विजय के बारे में सुनकर अपने सर को हाँ में हिलता है और मीठी को फूड स्टॉल की तरफ लेकर जाता है। मीठी जो चाहती थी वह सब कुछ उसे खिलाता है, आइसक्रीम खिलाता है और यहाँ तक कि मीठी के मुंह पर अगर कुछ लग जाता तो उसके मुंह को अपने रुमाल से भी साफ करता है। नीलम के सामने दिव्यांश ऐसा दिखा रहा था जैसे कि दिव्यांश खुद ही मीठी का पापा हो और उसका कितना ख्याल रख रहा है। नीलम बस दिव्यांश को मीठी का ख्याल रखते हुए देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्यांश ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह अभी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मीठी उसके पास थी। वह मीठी को अपने पास लाकर घर जाना चाहती थी, लेकिन अभी फिलहाल मीठी दिव्यांश के साथ बहुत खुश थी, इसलिए नीलम चाहकर भी मीठी को दिव्यांश से ले नहीं पा रही थी, क्योंकि नीलम अच्छे से जानती थी कि मीठी का जो नेचर है वह भी एकदम चाइल्डिश है, क्योंकि मीठी खुद भी एक 5 साल की बच्ची है जिसे अपने पिता की जरूरत होगी, जो कि नीलम उसे नहीं दे सकती थी। लेकिन अब तक ये था कि दिग्विजय के रहते नीलम को कभी भी अपने पति की मीठी को संभालने की नहीं जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि दिग्विजय खुद मीठी को एक पिता की तरह संभालता था, ना कि सिर्फ एक चाचू की तरह। इसलिए अभी दिग्विजय के न रहने पर दिव्यांश मीठी के जरिए नीलम को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह जितनी जल्दी हो सके अपने भाई का मौत का दिग्विजय से बदला ले सके। और दिग्विजय को अगर नुकसान पहुंचाना है तो दिग्विजय के अपनों को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो दिग्विजय खुद टूट जाएगा। इसलिए दिव्यांश अभी नीलम और मीठी को अपना एक अहम जरिया मान रहा था, जो दिग्विजय को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके काम आ सकते थे। अब जब मीठी ने खाना और आइसक्रीम दोनों खा लिया था तो नीलम ने दिव्यांश से मीठी को अपनी गोद में लेते हुए उससे कहा, अंडस को बच्चे, अब नींद आ रही है ना, सोना सो जाओ, अब हम घर चलेंगे। आपको पता है ना अग्नि चाचू आपके लिए कितनी सारी चॉकलेट लेकर आते हैं, तो हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे और आपको खूब सारा चॉकलेट खिलाएंगे, और जब तक हम घर नहीं पहुंचते आप हमारी गोद में सो जाओ, ठीक है? नीलम मीठी को पूछ करते हुए बोलती है, तो मीठी भी नीलम के कंधे पर अपने सर रख देती है और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिव्यांश भी यह सब देख रहा था कि नीलम मीठी को जैसे भी करके अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिव्यांश जो अपना कुछ कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता था वह नीलम की ओर आगे बढ़ाने का फैसला करता है और नीलम की एकदम करीब आकर उससे मीठी को लेने की कोशिश करते हुए कहता है,
दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को नीलम आप मीठी को हमें दे दीजिए, वह अगर आपकी गोद में सोएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, हम उसे संभाल लेंगे। कहते हुए जैसे ही दिव्यांश मीठी को लेने की कोशिश करता है तो नीलम दिव्यांश को रोकते हुए कहती है। नीलम ने कहा, अंडरस्को दिव्यांश जी आप रहने दीजिए, हमारी बच्ची है और हमारी बच्ची के गोद में सुलाने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप बस जल्दी से हमें घर छोड़ दीजिए और हाँ कार चलाने पर ध्यान दीजिएगा, बस हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। गायत्री और अग्नि भी घर पर हैं तो प्लीज आप जल्दी चलिए। दिव्यांश देख रहा था कि नीलम उससे दूर हटने की कोशिश कर रही है, जो कि दिव्यांश को बखूबी समझ आ रहा था, इसलिए अभी वह किसी भी चीज पर जोर देने की कोशिश नहीं करता है और कार के फ्रंट सीट का डोर खोलकर नीलम को बैठता है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट का डोर खोलकर बैठ जाता है और कर स्टॉप कर महेंद्र जी के घर की तरफ कर मोड़ लेता है। कुछ देर में दिव्यांश नीलम और मीठी को महेंद्र जी के घर के बाहर लाकर छोड़ता है और नीलम के कार से बाहर निकलने से पहले ही साइड से मीठी के माथे को चूमता है, लेकिन दिव्यांश ने ऐसे मीठी के माथे को चूमने के लिए अपना सर घुमाया था, जैसे कि सिर्फ मीठी का माथा ही नहीं नीलम के माथे को भी दिव्यांश के होठों छुओ महसूस होती है, जिससे नीलम सहज जाती है, लेकिन वह जल्दी से कार से बाहर भी निकल जाती है और तुरंत ही घर के अंदर चली जाती है। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, उसे एक अजीब सा अनजाना सा डर भी महसूस हो रहा था और दिव्यांश का मिट के लिए फिक्र करना उसे अच्छा भी लगता था। नीलम जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि अग्नि और गायत्री दोनों खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तो नीलम चुपचाप अपने कमरे के ओर जाने लगाती है तो अग्नि ने नीलम को आवाज देते हुए कहा, अंडरस्को भाभी माँ अच्छा हुआ आप आ गए, ये खाना अभी ही आया है, कुछ खा लीजिए। नीलम ने कहा, अंडरस्को अग्नि आप खा लीजिए, हमें भूख नहीं है क्योंकि हम और मीठी बाहर से खा कर आए हैं, वह दिव्यांश है ना, वह मीठी को बाहर मेले में घुमाने लेकर गए थे तो हम दोनों ने वही खाना खा लिया है, तो आप दोनों खा लो और हाँ जल्दी सो जाना, रात भर जागना नहीं। इतना कहकर नीलम अपने कमरे की ओर चली गई। अग्नि नीलम के चेहरे पर वह अनजानी सी डर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसने गायत्री से कहा, अंडरस्को गायत्री भाभी कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही थी, क्या कुछ हुआ है जो हमें पता नहीं है? वह दिव्यांश भाई के साथ बाहर गई थी ना मीठी को लेकर, क्या मेले में कुछ हुआ होगा? क्योंकि वैसे भी लोगों के मुंह में कोई ढक्कन नहीं होता है, बोलने से पहले पता नहीं हमारी भाभी माँ को वह कितना कुछ कहते हैं। अरे अगर वह विधवा हो गई है तो इसमें उनकी क्या गलती है? सब उन्हें ही कुछ ना कुछ ताना देते रहते हैं और अभी भी खनक की शादी में जो कुछ भी हुआ उस पर भी सब भाभी पर उंगली उठा रहे थे, हमें तो इतना गुस्सा आया था गायत्री, हम क्या बताएं, हमारा मन कर रहा था जो भी यह सब कह रहा है उनकी जान ले लूं। नीलम भाई के आगे हम कुछ कह नहीं सकते थे और उस वक्त भाई भी चुप है। फिर अग्नि ने थोड़ा खुश होते हुए गायत्री से कहा, अंडरस्को तुम्हें एक बात बताएं, जिन लोगों ने भाभी माँ पर उंगलियां उठाई थी, जिन लोगों ने भाभी माँ को इतना कुछ सुनाया था ना, भाई ने उन सबको बर्बाद कर दिया है और उन लोगों को ये तक पता नहीं है कि उन्हें आखिर बर्बाद किया किसने। सिर्फ उन लोगों को हरिद्वार से इस तरह से निकाल दिया गया है जैसे कि वह पहले कभी हरिद्वार में थे ही नहीं। गायत्री ने भी खुश होते हुए कहा, अंडरस्को सच्ची भाई ने उन्हें बर्बाद कर दिया, हरिद्वार से निकाल दिया? अग्नि ने हाँ में सर हिलाया, फिर इधर उधर देखते हुए कहा, अंडरस्को जल्दी जल्दी खाना खाओ, हमें अपने रूम में जाना चाहिए। अगर भाभी माँ ने सब सुन लिया ना तो भाई तो बच जाएंगे क्योंकि भाई अभी घर पर नहीं है, लेकिन भाभी माँ हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाकर चलते हैं। गायत्री भी हाँ में हाँ मिलाते हुए जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करती है और अग्नि और गायत्री दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बनारस की सुबह, अभी सुबह के 5 बजे बज रहे थे जब खनक की नींद अचानक से खुली। वैसे तो खनक कभी जल्दी उठती नहीं थी, लेकिन आज अचानक से खनक की नींद खुली तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से दिग्विजय के ऊपर सो रही है। खनक का हाथ दिग्विजय के सीने पर था और उसका सर थोड़े से दिग्विजय के गर्दान के पास था, जहां खनक की होंठ दिग्विजय के गर्दान को पूरी तरह से छू रहे थे और दिग्विजय भी यूं खनक को अपनी बाहों में भरा हुआ था जैसे कि दोनों दो जिस्म और एक जान हो जो शायद आगे बनने वाले भी थे। खनक अपने सर को उठाकर दिग्विजय के चेहरे को देखती है जिसमें अभी बड़ा सुकून था और यही सुकून खान की दिल में भी उतर रहा था। वह बस दिग्विजय को देख रही थी, दिग्विजय का एक हाथ जो खनक के उसे हाथ को पकड़े हुए था जो दिग्विजय के सीने पर था। खनक ने उनमें अपनी उंगली फंसाए और दिग्विजय को देखने लगी, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी दिग्विजय को यूं देखना खनक दिग्विजय में और सिमटती गई, जिससे दिग्विजय भी हल्का सा अपनी नींदाएं आंखों को खोलकर खनक को देखाता है।
खनक ने जैसे देखा कि दिग्विजय अपनी आंखें खोल रहा है, वह तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर इस तरह से अपने सर को हिलाती है कि दिग्विजय की गर्दन को पूरी तरह से खन की गर्म सांस भर जाती है। दिग्विजय का चाम। खनक ने उनमें अपनी उंगली फंसाए और दिग्विजय को देखने लगी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था अभी दिग्विजय को यूं देखना। खनक दिग्विजय में और सिमटती गई, जिससे दिग्विजय भी हल्का सा अपनी नींदाई आंखों को खोलकर खनक को देखाता है। खनक ने जैसे देखा कि दिग्विजय अपनी आंखें खोल रहा है, वह तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर इस तरह से अपने सर को हिलाती है कि दिग्विजय की गर्दन को पूरी तरह से खन की गर्म सांस भर जाती है। खनक अपने आंखों को जल्दी से बंद कर लेती है। दिग्विजय के उठने से पहले दिग्विजय उठकर अपने ऊपर सो रही खनक को देखा है, जो पूरी तरह से उसी के ऊपर थी। दिग्विजय एकदम प्यार से उसे देखा है कि कल रात जो बाउंड्री खाना अपने और दिग्विजय के बीच बनाई थी, आज वह बाउंड्री उसने खुद से ही मिटा दी थी। खनक के आए चेहरे पर बिखरे बालों को समेटकर उसके कान के पीछे करता है और उसके सर को हल्की सी थपकी देकर पिलो पर रखकर उड़ जाता है। दिग्विजय बेड से उठकर सीधे बाथरूम जाता है, फ्रेश होकर बाहर आता है और खाना को एक नज़र देखा है। फिर दिग्विजय, जो उसकी रोज की एक्सरसाइज की आदत थी, वह करने के लिए वह रूम से बाहर चला जाता है। दिग्विजय रूम से जैसे ही बाहर जाता है, वैसे ही खनक अपनी आंखें खोलते हैं और गहरी गहरी सांस लेती है, जैसे इतनी देर से उसे किसी ने पनिशमेंट दी थी अपनी सांसों को रोके रखने के लिए। खनक खुद से ही बाल बढ़ते हुए कहती है उसे, खान की यह क्या है, और तू अपने सर पर चपत मारते हुए, तू इतनी बड़ी गधी, कल रात को तूने खुद से उनके और अपने बीच जो बाउंड्री बनाई थी उसे तोड़कर उनके ऊपर चढ़कर सो गई। अरे यार, यह गायत्री थोड़ी है जो इन्हें कुछ नहीं होगा। अगर इन्हें कुछ होता और यह नहीं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहते हुए खनक की पालकी स्वयं से नीचे झुक गई थी, क्योंकि वह एक लड़की थी और से ये तो पता था कि जब लड़की और लड़की एक साथ होते हैं तो उनके बीच क्या क्या हो सकता है। खान की बेड से उठी और खुद भी जाकर फ्रेश होकर बाहर आई, जो कि उसे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत थी। महेंद्र जी उसे खुद पहले खिलाते थे। खनक को अभी बस खाने के लिए भूख लगी थी। खनक अपने पेट को पकड़कर कहती है, मुझे कितनी भूख लगी है और पता नहीं ये कहाँ चले गए हैं। अगर होते तो इनसे कह देती कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो खाने के लिए, लेकिन पता नहीं खाना खुद से बड़बड़ाती है। विंडो के पास आती है तो बाहर गार्डन होटल के गार्डन एरिया में दिग्विजय को एक्सरसाइज करते हुए देखती है। दिग्विजय ने अभी अपने स्टॉट को उतार रखा था और वह शर्टलेस होकर गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था। जब दिग्विजय प्रसाद मारकर ऊपर उठना है तो उसकी बदन पर पसीने की बूंद सूरज की करने की वजह से चमक रही थी, जो उसे देखने वाले लोगों को अपने और अट्रैक्टिव दिख रही थी और वह अट्रैक्ट कर रही थी। दिग्विजय की बॉडी फुल सेव्ड, उसमें 8 पैक एब्स नजर आ रहे थे जो खाना को भी अपनी ओर खींच रहे थे, उसे पागल कर रहे थे। खनक अपने मन रहे कहती है, यार खाना, तेरा पति तू इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है, तू कैसे रहेगी उनके साथ। मतलब अभी खनक के मन में फुल थरकीपन चल रहा था। खनक बड़े प्यार से दिग्विजय को निहार रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बस कुछ ही दिनों में घर दिग्विजय की ओर खेती चली जा रही है। वही दीजिए, उसमें जब याद आया उसे कि खान को जल्दी सुबह नाश्ता करने की आदत है, क्योंकि महेंद्र जी सुबह के 8 बजे तक उसके घर पहुंच जाया करते थे अपने काम के लिए, और उसी दिन खाना नहीं बताया था कि खनक को खाना बनाना नहीं आता है और महेंद्र जी है खाना वाना बनाकर खनक को खिलाकर उसके बाद अपने काम पर आते थे। देख दीजिए, अपने एक्सरसाइज को वहीं पर कंप्लीट करता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। दिग्विजय अपने साथ जो उसने उतार कर रखी थी उसे उठाकर पहनने की बजाय हाथ में ले लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पसीने की बनाई थी तो दिग्विजय पहले शावर लेना चाहता था और वह वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तो जितने होटल की स्टाफ थे, वहां आए मेहमानों में सारी लड़कियां दिग्विजय को बस निहार रही थी। कोई उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी तो कोई उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी। दिग्विजय के पास से गुजर रही 2 लड़कियों ने कहा, अंडस्को। पहली लड़की ने कहा, अंडस्को अच्छा होता बनता है, पहली बार बनारस में देख रही हूँ, क्या कहीं से बाहर से आया है, जैसी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी, अगर नहीं होगी तो यार मैं बनने के लिए तैयार हूँ। देखना क्या बॉडी है यार, मसल्स देख, हिप्स देख यार, मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ। उससे पूछने के लिए कहते हुए वह लड़की जैसे ही आगे बढ़ी तो दूसरी लड़की ने उसे खींचकर पीछे करते हुए कहा, तू क्या आगे जा रही है, क्या मैं कोई लड़कों से दुश्मनी पाल रखी है जो मैं ना जाऊं। मैं भी जा रही हूं, मैं उससे पूछूंगी, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, मैं तो सीधा वाइफ बनूंगी उसकी, वह हर रात मुझे प्यार करेगा। है क्या होता बंदा है।
अगर इसने मुझे हर रात प्यार किया तो मेरा क्या हाल हो गया यार। वो दोनों लड़कियां आपस में ही एक दूसरे से उलझने लगी थी। कोई कह रही थी मैं जाऊंगी तो क्योंकि के पास, तो कोई कह रही थी मैं जाऊंगी। और भी होटल स्टाफ में कई लोग, यहाँ तक कि लड़के भी दिग्विजय को देखकर ऐसे ही बातें करने थे। उन्हें किसी को दिग्विजय की बॉडी पसंद आ रही है तो कोई इसकी बॉडी से जल रहे थे। मतलब दिग्विजय का जो क्रिश था वह लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी छा रहा था। अंडरस्कोर Yeah. खनक की जलन। खनक ने उनमें अपनी उंगली फंसाए और दिग्विजय को देखने लगी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था अभी दिग्विजय को यूं देखना। खनक दिग्विजय में और सिमटती गई, जिससे दिग्विजय भी हल्का सा अपनी नींदाएं आंखों को खोलकर खनक को देखाता है। खनक ने जैसे देखा कि दिग्विजय अपनी आंखें खोल रहा है, वह तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर इस तरह से अपने सर को हिलाती है कि दिग्विजय की गर्दन को पूरी तरह से खन की गर्म सांस भर जाती है। खनक अपने आंखों को जल्दी से बंद कर लेती है। दिग्विजय के उठने से पहले दिग्विजय उठकर अपने ऊपर सो रही खनक को देखा है, जो पूरी तरह से उसी के ऊपर थी। दिग्विजय एकदम प्यार से उसे देखा है कि कल रात जो बाउंड्री खाना अपने और दिग्विजय के बीच बनाई थी, आज वह बाउंड्री उसने खुद से ही मिटा दी थी। दिग्विजय ने दरवाजे पर कांच स्वैप किया और अंदर आया। दरवाजे की खुलते ही खनक को दिग्विजय के पीछे जो मक्खियों भिनभिना रही थी उनकी शक्ल दिखी, जो लार टपकते हुए दिग्विजय की बॉडी और उसकी सेक्स पैक्स एब्स को देख रही थी। दिग्विजय के क्रेज से कोई भी बच नहीं पाया था, खनक खुद भी नहीं। लेकिन खनक का तो दिग्विजय पर हक था, उसकी बीवी थी, उसकी पत्नी थी। लेकिन उन मक्खियों का क्या जो दिग्विजय को देखकर लार टपकाते हुए उसके कमरे की डोर तक आ पहुंची थी। जैसे ही खनक ने देखा दिग्विजय गेट बंद करने वाला है तो खनक ने दिग्विजय को रोका और उससे कहा आप जाकर नहा लो, मैं देखती हूँ। दिग्विजय को समझ में नहीं आया इसमें देखना क्या है, लेकिन वह देर नहीं करना चाहता था क्योंकि अस्थि विसर्जन करने की मुहूर्त भी निकलने वाली थी। क्योंकि घाट में पंडित जी ने उन्हें वक्त पर ही आने के लिए कहा था। तो दिग्विजय अपनी टी शर्ट को लिए बाथरूम में चला गया नहाने के लिए। खनक अधखुली दरवाज से झांक कर देखा सामने बाहर और कुछ लड़कियां खड़ी दिग्विजय के बारे में कुछ न कुछ कह रही थी। खनक उन्हें घूरते हुए दरवाज के करीब गई और दरवाजे को पकड़ा और कस के उनके मुंह पर पटक कर बंद कर दिया और अंदर जाकर सोफे पर बैठते हुए खुद से ही कहा अंडस्को इन्हें किसने कहा था बाहर जाकर एक्सरसाइज करने के लिए, और वह भी अपनी शर्ट को उतार कर पहनकर नहीं कर सकते थे। और फिर एक दिन की है तो बात है, हमें कल यहाँ से चले जाना है। फिर यह क्यों इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे थे? क्या एक दिन बिना एक्सरसाइज के नहीं रह सकते क्या? हद होती है किसी भी चीज की। खनक खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। तभी दिग्विजय वापस रूम आया और खनक को इस तरह बड़बड़ाते हुए देखकर उसने कहा अंडस्को तुम्हें क्या हुआ, इस तरह खुद से बातें क्यों कर रही हो? खनक ने अपना सर उठाकर सामने देखा। दिग्विजय सफेद कुर्ता पजामा में कितना हैंडसम नजर आ रहा था। कुछ पल के लिए तो खनक के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। उसे सोचना पड़ रहा था कि वाह दिग्विजय से क्या बोले। फिर खनक ने बिना सोचे ही कहा अंडस्को मुझे भूख लगी है। मिरर के पास ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा दिग्विजय अपने बालों को बनाते हुए बोला अंडस्को ठीक है हम चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। अभी दिग्विजय ने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था और खनक ने भी सफेद कपड़े ही पहन रखे थे। दिग्विजय खनक को कमरे से लेकर बाहर आया और डोर लॉक कर बाहर कैफेटेरिया में गया। वहां बैठकर दोनों के लिए खाने को ऑर्डर किया और ऑर्डर आने के बाद अपने हाथों से खनक को खिलाने लगा। वहां जितनी लड़कियों ने अभी कुछ देर पहले दिग्विजय का चार्म देखा था, अभी दिग्विजय का केयरिंग नेचर देखकर आंख भर रही थी कि उन्हें ऐसा बॉयफ्रेंड या पति क्यों नहीं मिला जो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाए और उसकी केयर करे। सारी लड़कियां खनक से अब जलने लगी थी, वहीं खनक भी उन लड़कियों से चिढ़ रही थी जो उसके पति को उसी के सामने तार रही थी। उसका बस चलता तो अभी उठकर उन सभी लड़कियों के आंखों में पट्टी बांध देती ताकि कोई भी उसके पति को देख ना पाए। तभी खनक, जिसका पेट अभी भरा नहीं था, फिर भी उसने दिग्विजय से कहा मेरा पेट भर गया, चलिए यहाँ से जल्दी हमें निकालना चाहिए। दिग्विजय हैरान था क्योंकि अभी तो खनक ने कुछ खाया ही नहीं था, यही कोई 2-3 वाले ही खाए थे। फिर भी उसने कहा कि उसका पेट भर गया है और उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। दिग्विजय ने पूछा सच में तुम्हारा पेट भर गया है? खनक ने जल्दी जल्दी अपने गर्दादंडन को हाँ में हिलाते हुए कहा अंडस्को हाँ मेरा पेट भर गया है, तो अब चलिए। अंडस्को खनक क्यों चीखी? दिग्विजय हैरान था क्योंकि अभी तो खनक ने कुछ खाया ही
नहीं था, यही कोई 2-3 वाले ही खाए थे। फिर भी उसने कहा कि उसका पेट भर गया है और उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। दिग्विजय ने पूछा, सच में तुम्हारा पेट भर गया है? खनक ने जल्दी जल्दी अपने गर्दादन को हाँ में हिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ, मेरा पेट भर गया है, तो अब चलिए। दिग्विजय नाश्ता पूरा होने के बाद दिग्विजय ने बिल पे किया और होटल से बाहर निकल गया। वह दोनों घाट पर पहुंचे जहां पंडित जी ने पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे थे। पंडित जी ने जैसे ही दिग्विजय और खनक को देखा उन्हें बैठाकर पूजा की और उन्हें बताया कि एक शरीर 5 तत्वों से बना होता है, जैसे आग, मिट्टी, पानी, हवा, जो आग में जलकर राख होते हैं और उसी राख को उसे शरीर की कुछ कर्ण के साथ पानी में विसर्जित कर उन्हें पानी में लीन किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उसे ही अस्थि विसर्जन कहा जाता है। ये सब बताने के बाद पंडित जी ने दिग्विजय को पूजा किए हुए फूल और अस्थियां पानी में विसर्जित करने के लिए कहा, जो दिग्विजय ने वैसा ही किया। मटके में मौजूद सभी राख को दिग्विजय ने पानी में विलीन किया। उसके बाद उसे पानी में मटके को बहाते हुए हाथ जोड़कर पानी में अंदर डुबकी लगाई। दिग्विजय अपने मन में महेंद्र जी से बोला, अंडस्को, महेंद्र काका, मैंने आपकी बच्ची की जिम्मेदारी ली है और उसे बखूबी निभाऊंगा भी। अब वह सिर्फ आपकी पोती नहीं, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरी पत्नी है, अब उससे हर एक चीज शुरू होगी तो उस पर ही खत्म होगी। मैं खनक का बहुत ध्यान रखूंगा, यह आपसे आपके मलिक दिग्विजय रावत का वादा है। वही घाट के ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी खनक दिग्विजय को नम आंखों से देखते हुए आंसू बहा रही थी। वह पूरी तरह से रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें अपने दादू को आखिरी बार विदा करके नम हो गई थी। वह अपने दादू के साथ बिताए हुए पलों को उस घाट के पानी में एक चलती हुई रील की तरह महसूस कर रही थी। खनक देख रही थी उसके दादू उसके साथ बचपन से जैसे थे। उसने कई रिश्ते देखे नहीं थे, सिर्फ एक ही रिश्ता देखा था अपने दादू का, लेकिन इसमें उसे सारे रिश्तों का प्यार मिला था। माँ, बाप, भाई, बहन, दादी और दोस्त, सब कुछ। उसके दादू जब उसे जिस रिश्ते की जरूरत होती उस रिश्ते में ढल जाते और उसे वही प्यार देते हैं। जब वह बीमार पड़ती तो एक माँ की तरह रात को जागकर उसका ख्याल रखते। जब उसे कहीं पिता की प्यार की जरूरत होती, उनके कंधे की जरूरत होती है, तो वहाँ उसके दादू उसके लिए एक पिता बन जाते। जब कोई बात शेयर करनी होती तो बहन, और जब भाई बहन की नोकझोंक वाली बात आती है तो उसके दादू छोटे भाई जैसे बनाकर उसका ख्याल रखते हैं, उसे प्यार करते हैं। खनक नम आंखों से दिग्विजय को हाथ जोड़ पानी में सारी कर्ण को गिरते हुए देख रही थी। दिग्विजय सब कुछ सही तरीके से पूरा कर घाट के ऊपर आया और खनक को आंसू बहाते देखकर उससे करीब आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, अंडस्को ना, अब नहीं रोना है, दादू को हंसते हुए याद करना है, तो क्यों रो रही हो? खनक ने दिग्विजय के सीने पर अपने हाथ रखते हुए कहा, अंडस्को, रो नहीं रही हूँ, दादू को याद कर रही हूँ। उन्होंने हर पल मुझे संभाला है। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास माँ पापा नहीं है। उन्होंने माँ पापा बनाकर, भाई बहन बनाकर मुझे प्यार किया, बस इसलिए उनकी याद दिल में बसी हुई है। और आज उनके आखिरी को आपको पानी में विसर्जित करते देख वो यादें याद आ रही है। दिग्विजय खनक के चेहरे को हाथों में भरकर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ कर उसके माथे को चूमते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है, आप दादू को जब भी याद करना यूं मुस्कुराते हुए याद करना, आंसू बहाकर नहीं। खनक ने हाँ में सर हिलाया तो दिग्विजय ने फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों वापस आ गए थे। घाट से होटल आकर दोनों ने लंच किया। अब उनके निकालने का वक्त हो रहा था क्योंकि उन्हें घर जाना था और दिग्विजय को अपने काम पर वापस लौटना था। दिग्विजय और खनक अपनी हरिद्वार लौटने का सफर तय कर रहे थे और कुछ घंटों की सफर तय करने के बाद दोनों ही अपने घर पर थे। उन्हें देखकर मीठी दौड़कर कूदकर जाकर दिग्विजय के गोद में चढ़ गई और उसके गले लगाते हुए मीठी दिग्विजय के कंधे से लटकी हुई थी। खनक ने कहा, अंडस्को, चाचू आ गए, चाचू आ गए। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को, हाँ मेरा बच्चा, हम आ गए। अब ऐसे भी हम अपनी मीठी से ज्यादा दिन कैसे दूर रहते हैं, इसीलिए आपकी चाचू आपके पास वापस आ गए, जल्दी से कहते हुए दिग्विजय ने मीठी को ऊपर उछाल दिया। मीठे खिलखिलाकर हंसने लगी तो नीलम उसके पास आते हैं बोली, कैसा रहा, सब कुछ ठीक था? खनक बस चुपचाप से जाकर आंगन में बैठ गई तो नीलम ने दिग्विजय से पूछा, क्या हुआ है, फिर से रोई है? दिग्विजय ने कहा, अंडस्को, हाँ भाभी माँ अभी इतनी जल्दी कैसे भूलेगी, और उसे भूलना भी नहीं चाहिए। जिसने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार किया, उसे कैसे निकाल सकती है अपने दिल से, यादों से? नीलम खनक के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को, खनक तुम हमें आपसे सिर्फ भाभी नहीं भाभी माँ कहेगी, क्योंकि दिग्विजय, अग्नि और गायत्री तीनों ही हमें भाभी माँ कहते हैं। तो अब ठीक है। खनक नीलम के गले लग गई तो नीलम खनक के सर को प्यार से सहलाने लगी।
दिग्विजय खनक को प्यार से देख रहा था कि इस लड़की को उसके दिल में उसके लिए चल जज्बात उसे समझ आएंगे और वो उसे उस तरह से प्यार कर पाएगा। दिग्विजय मिठी को लेकर आकर आंगन में बैठ जाता है। दिग्विजय मिठी के साथ खेल रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान खनक पर था। सब बैठे आंगन में बातें कर रहे थे। नीलम ने कहा, अंडस को जय 2 दिन के बाद 13वीं है तो सारी तैयारी करवा लेना। दिग्विजय ने हाँ मैं सर हिलाया और उसने कहा, भाभी माँ मैं थोड़ा हॉस्पिटल होकर आता हूँ क्योंकि इन दिनों में पता नहीं कैसे सब चल रहा होगा। मुझे श्रेया ने भी कोई रिपोर्ट नहीं की है, इसीलिए मैं थोड़ा देख कर आता हूँ। तभी अग्नि ने बीच में कूदते हुए, क्या आप अपने भाई पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते हो? अल भाई आपके भाई के होते हैं, वो कैसे कुछ भी टाल सकता है। मैंने अपनी इम्पोर्टेंट वर्क को करना छोड़कर आपके हॉस्पिटल के काम को कर रहा था, समझे आप? अग्नि की नौटंकी देखकर सब हंस दिए तो अग्नि ने अपना मुंह बनाकर कहा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ मैं दिन रात 2 दिन से कम कर रहा हूँ और यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है करके अग्नि अपना मुंह फेर कर बैठ गया। तो खनक ने अग्नि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे आपको किसने कहा कि आपकी वैल्यू नहीं है? आपके भाई की वैल्यू नहीं होगी, मेरे लिए तो आपकी बहुत वैल्यू था। अग्नि जल्दी से खनक की तरफ मुड़ते हुए कहा, अंडस को सच में आप सच कह रही है? खनक ने हाँ कहा और अब खनक और अग्नि अपने बातों में लग गए। खनक अग्नि बातें करते और कुछ देर में एक दूसरे को हाई फाई देने लगे और दोनों एक दूसरे से बातें करने में सबको भूल गए थे। दिग्विजय चुप मिठी को गोद में लिए बैठा दोनों को देख रहा था। रात हुई और सब ने डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आज जो कि सब अपने घर पर थी तो खनक अपने बेड पर सो रही थी और दिग्विजय वही अपने चादर और पिल्लों को लेकर सोफे पर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर मशक्कत करने के बाद दिग्विजय को नींद आ गई। दिग्विजय सो रहा था, वही खनक दिग्विजय के चेहरे को देख रही थी जिसे अभी हल्की परेशानी थी। सोफे पर सही से ना सो पाने के कारण दिग्विजय के चेहरे को निहारते हुए खनक कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के वक्त खनक की नींद खुली तो दिग्विजय सोफे पर नहीं था। खनक ने सोचा दिग्विजय सुबह सुबह पिछले दिन की तरह अभी भी जॉगिंग करने बाहर गया होगा, इसलिए खनक उठी और अपने कपड़े कबर्ड से निकाल कर सीधा बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई। लेकिन जैसे खनक ने सामने देखा उसकी चीख निकल गई। Yeah. बाथरूम रोमांस। खनक जब सोकर उठी तो उसकी नज़र सामने सोफे पर गई जहां कल रात दिग्विजय सो रहा था, लेकिन अभी वह वहां नहीं था। तो खनक ने सोचा कि दिग्विजय सुबह सुबह पिछले दिन की तरह अभी भी जॉगिंग करने बाहर गया होगा, इसलिए खनक उठी और अपने कपड़े कबर्ड से निकाल कर सीधा बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई। लेकिन जैसे खनक ने सामने देखा उसकी चीख निकल गई। खनक के चीखते ही शावर के नीचे सिर्फ टॉवल में खड़ा दिग्विजय पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ी खनक बड़ी बड़ी आंखें कर उसे ही देख रही थी। दिग्विजय ने अभी अपने कमर के नीचे सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और वो भी शावर के नीचे खड़े होने से उसका टॉवल पूरा भीग गया था और उसका मेन पार्ट का साइज पूरा शो कर रहा था। खनक अभी दिग्विजय को घूर रही थी जिसे देख दिग्विजय जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहा, अंडस को खनक तुम में मैनर्स नहीं है क्या? तुम अंदर आने से पहले नोट कर सकती थी ना? दिग्विजय के इस तरह बोलने से खनक अपने होश में आई और जल्दी से पीछे मुड़कर बोली, अंडस को आपको डोर बंद करना चाहिए था ना, इस तरह से खुली छोड़ोगे तो कोई भी अंदर आ जाएगा। मुझे लगा आप कल की तरह जॉगिंग करने गए हो तो मैं पहले नहा लूं इसलिए मैं आ गई। दिग्विजय ने खनक को डांटते हुए कहा, अंडस को तुम आ गई तो पहले डोर नॉक करके देखना चाहिए था, अगर कोई अंदर है तो ऐसे कैसे आ गई? अब मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, अब हम दोनों का कमरा है तो तुम्हें देखना होगा ना। खनक कहते हुए दिग्विजय खनक की तरफ मुड़ा तो देखा कि खनक उसे घूर कर देख रही थी। आप? दिग्विजय ने कहा, अंडस को अब इस तरह से मुझे घूमना बंद करो और बाहर जाओ। दिग्विजय के कहने पर जैसे ही खनक बाहर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी एक बार फिर से चीख निकल गई और दिग्विजय की सीने से जाकर लग गई क्योंकि दरवाजे के पास कॉकरोच था। दिग्विजय पानी में भीगा हुआ था और अभी खनक उसकी बाहों में सिमटी हुई थी जिससे दिग्विजय की बदन में गर्मी पैदा हो रही थी और उसे अपना मेन पार्ट मूवमेंट करता हुआ फील हो रहा था। दिग्विजय के हाथ खनक की कमर पर थे और खनक के हाथ दिग्विजय की सीने पर। दिग्विजय ने खनक से पूछा, अंडस को क्या हो गया, फिर से क्यों चीखी? खनक ने अपने उंगली से इशारा कर दिग्विजय को डोर की तरफ दिखाते हुए हकलाते हुए कहा, अंडस को वा हाँ कॉकरोच है वहां पर, मुझे डर लगता है उसे कॉकरोच से। दिग्विजय ने देखा सामने डोर पर एक मोटा सा अपना एंटीना खड़ा कर कॉकरोच शायद उन्हें ही घूर रहा था।
दिग्विजय ने कहा, अंडस्को एक कॉकरोच, चले जाओ यहाँ से, मेरी बीवी तुम्हें देखकर डर रही है। अलखनक तो दिग्विजय का शक्ल ही देखते रह गई, इतने प्यार से कॉकरोच को कौन भागता है। अभी खनक दिग्विजय से कुछ कहती तभी उन दोनों को बाहर से नीलम की घबराती हुई आवाज सुनाई देती है, अंडस्को खनक, क्या तुम अंदर हो? तुम चीखी क्यों? ठीक हो ना तुम? बाहर से भाभी माँ की आती आवाज सुनकर दिग्विजय खनक की शक्ल देख रहा था, इतने जोर से कौन चीखता है कि घर दूसरे लोग आपके कमरे में आ जाएं। खनक ने नीलम से कहा, अंडस्को भाभी माँ, बाथरूम में कॉकरोच आ गया है, बस इसलिए हम चीखे। नीलम ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को बस इतनी सी बात, चलो दरवाजा खोलो, हम देख लेते हैं, वो कॉकरोच कुछ नहीं करेगा। अब नीलम की बातें सुनकर अंदर सिर्फ एक टॉवल में अपनी बाहों में खनक को लिए खड़ा दिग्विजय परेशान होते हुए खनक से बोला, अंडस्को भाभी को मना करो, ऐसे कैसे भाभी माँ, अंदर आएंगे, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तभी खनक ने भी नीलम को जल्दी से मना करते हुए कहा, अंडस्को नहीं भाभी माँ, अभी हमने कपड़े नहीं पहने हैं। ये कहकर खनक अपने जुबान को जीभ में दबा लेती है, क्योंकि खनक में तो कपड़े पहने थे, दिग्विजय ने नहीं पहने थे। दिग्विजय घुरकर खनक को देखता है, तभी उसे बाहर से आती नीलम की आवाज सुनाई देती है, जो नीलम ने कहा, अंडस्को कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही जेंडर के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कॉकरोच को हटाकर तुरंत निकल जाएंगे, तुम दरवाजा खोलो। अब दिग्विजय और खनक दोनों ही परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर नीलम अंदर आएगी तो उसे दोनों के बारे में पता चलेगा, इसलिए खनक ने नीलम को मना करते हुए कहा, अंडस्को, अरे भाभी माँ, ये कॉकरोच तो बड़ा डरपोक निकला, आपकी आवाज़ सुनकर ही चला गया, हम जल्दी से नहाकर बाहर आते हैं, आप चलो। कॉकरोच चला गया। नीलम ने कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी नहाकर बाहर आओ। और क्या तुमने जय को कहीं देखा? वह पूरे घर में कहीं नहीं है। खनक पहले तो अपने सामने खड़े दिग्विजय को सर उठाकर उसकी शक्ल देखी है, जो उसे देख रहा था, लेकिन एक बात थी, अभी तक दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं था, अलग नहीं हुए थे एक दूसरे से। फिर खनक ने नीलम से मुंह बनाते हुए कहा, अंडस्को नहीं भाभी, हमने उन्हें नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वैसे भी उनके आसपास मक्खियों भिनभिनाती हैं, जरा उन मक्खियों को देखिए और पता कीजिए कि वह कहाँ चले गए। अभी नीलम कुछ कहती तभी उसे अंदर से कुछ भुनभुनाने की आवाज आई, जो नीलम गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी। वहीं बाथरूम के अंदर दिग्विजय खनक को अपने और करीब खींचते हुए उसके कानों के पास अपने होठों को लाकर धीरे धीरे बोला, अंडस्को, तुम्हें हम क्या गुड़ नजर आते हैं जो हमारे आसपास मक्खियों भिनभिनाएगी? दिग्विजय की इतने करीब होने से अब मूवमेंट तो खनक की बॉडी में भी हो रही थी, उसकी बॉडी में भी गर्माहट पैदा हो रही थी, जो शायद दिग्विजय अभी महसूस नहीं कर रहा था। वहीं बाहर खड़ी नीलम को बाथरूम के अंदर से दो लोगों की आवाज सुनाई देती है, तो नीलम खनक से पूछी, अंडस्को, खनक कौन है? अंदर तुम अकेली हो या कोई और है? खनक ने दिग्विजय के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, अंडस्को नहीं भाभी माँ, हम अकेले हैं, बस हम जल्दी से नहा कर आते हैं, आप चलो। नीलम ने कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, कहकर नीलम दरवाजे तक आए। दिग्विजय और खनक नीलम के कदमों की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे कि नीलम कमरे से बाहर की ओर जा रही है, और नीलम अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी, तभी अग्नि बेपरवाही से एक फाइल लिए कमरे के अंदर आया और दिग्विजय को चिल्ला कर बोला, अंडस्को भाई, यहाँ बेड पर हम एक फाइल रख रहे हैं, उस पर आपकी साइन चाहिए, तो आप पढ़कर उस पर जल्दी साइन कर देना, वह डॉक्टर श्रेया को ये फाइल जल्दी चाहिए। नीलम, जो अभी दरवाजे तक ही आई थी अग्नि को देखकर, और इस तरह अग्नि दिग्विजय को चिल्ला कह रहा था कि नीलम के कदम अपने आप ही रुक गए। अभी नीलम अग्नि को मना करती कि बाथरूम दिग्विजय नहीं नीलम है, तभी उसे बाथरूम से आती आवाज सुनाई दी, अंडस्को, बाथरूम के अंदर। अब बाथरूम के बाहर खड़े शख्स को जवाब देने के लिए खनक दिग्विजय लड़ रहे थे। अब खनक ने दिग्विजय से कहा, अंडस्को, मैं अग्नि से कुछ नहीं कहने वाली, अग्नि को आप ही जवाब दो, मैंने भाभी माँ को जवाब दिया ना, अब आप अग्नि को जवाब दो और उसे जाने के लिए कहो। एक तो दिग्विजय के शरीर में मूवमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से वह खुद को संभालने की, काबू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसकी बीवी उस प्यार के लिए अभी छोटी थी, लेकिन वही उसका शरीर अपने करीब खड़ी अपनी बीवी को, उसके जिस्म को महसूस कर अपने मूवमेंट दिख रहा था। दिग्विजय को इस बात का भी डर था कि कहीं दिग्विजय की इस हालत को खनक महसूस ना कर ले तो पता नहीं वह उसके बारे में क्या सोचेगी। तभी खनक ने दिग्विजय के कमर में चींटी काटते हुए कहा, अंडस्को, आप बोलो ना अग्नि को। अब अग्नि भी अगर खड़े रहेंगे बाहर तो हम कैसे बाहर जाएंगे? इतनी देर से भाभी माँ खड़ी थी, अब अग्नि आ गए, जल्दी जाने के लिए बोलो उन्हें। दिग्विजय ने बाहर खड़े अग्नि से कहा, अंडस्को, अग्नि तुम बेड पर फाइल रख कर जाओ, मैं बाहर आकर चेक कर लेता हूँ।
नीलम जो अभी अग्नि को ये बताने ही जा रही थी कि बाथरूम में दिग्विजय नहीं खनक है, दिग्विजय की आवाज सुनकर चौंक गई और आंखें फाड़े बाथरूम के दरवाजे को देखती रही। अग्नि वहां से मुड़कर जाने लगा, तभी दरवाजे पर खड़ी नीलम को देखकर इशारे से पूछा, अंडस को क्या हुआ? नीलम ने बिना कुछ कहे बस उंगली मुंह पर रखी और आगे जाकर बाथरूम के दरवाजे के पास आवाज दी, खनक बेटा तुम्हें कितनी देर लगेगी? और अभी अभी अग्नि और नीलम दोनों ने दिग्विजय की आवाज बाथरूम से आती हुई सुनी थी और अभी नीलम खनक से पूछ रही थी कि वह बाथरूम से कितनी देर में निकलेगी। इसे सुन अग्नि नीलम के पास आया और उसके कंधे पर टैप करते हुए धीरे से बोला, अंडस को भाभी माँ अंदर तो भाई है ना? तो नीलम ने उससे फिर से अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। तभी अंदर से खनक की आवाज आई, भाभी माँ हमें बस 10 मिनट लगेगी, हम आ रहे हैं बाहर। खनक की आवाज सुनकर नीलम और अग्नि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अभी तुरंत उन दोनों ने दिग्विजय की आवाज सुनी थी बाथरूम से और अब खनक की। अग्नि ने झुककर नीलम के कान में कहा, अंडस को भाभी माँ दोनों रोमांस कर रहे हैं बाथरूम में, लगता है मैं जल्दी ही चाचा और आप जल्दी ही बड़ी माँ बन जाएगी, तो दोनों को डिस्टर्ब करना छोड़कर चलिए यहाँ से दोनों को रोमांस करने देते हैं। नीलम ने अग्नि के कान पकड़कर मोड़ते हुए कहा, अंडस को आपको सब कुछ पता है ना, चलो यहाँ से। नीलम अग्नि को कमरे से बाहर लेकर आए और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वही बाथरूम के अंदर अभी खनक दिग्विजय से दूर हटाने की कोशिश करती है, तभी नीचे पड़ा साबुन जो खनक के चीखने से दिग्विजय के हाथ से गिर गया था उस पर खनक का पैर रखा जाता है और वह फिर से गिरने लगती है। तो ये खनक को गिरते देखकर दिग्विजय ने खनक को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर संभाल लिया। तभी दिग्विजय का मैन पार्ट्स खनक को चुभता है और उसे महसूस होता है कि दिग्विजय और वह अभी किस हाल में है, लेकिन दिग्विजय के छूने से खनक में मदहोशी छा रही थी, जिसे खनक बिना पलके झपकाए बस दिग्विजय को ही निहारने लगी थी। यही हाल दिग्विजय का भी था और अब अपनी बॉडी में होती मूवमेंट को दिग्विजय रोक नहीं पा रहा था और ना ही अपने दिल में उठते अरमान को दिग्विजय रोक पा रहा था। दिग्विजय खनक की कमर को भींचते हुए अपने करीब कर उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। वही जब अग्नि और नीलम नीचे जाते हैं तो देखते हैं दिव्यांश मीठी के साथ बैठा खेल रहा है और गायत्री कॉलेज जाने के लिए अपने बुक्स रेडी कर रही है। दिव्यांश को देखकर अग्नि जल्दी से भागकर उसके पास गया और है ब्रो कहते हुए उसके गले लग गया। दिव्यांश ने भी अग्नि को गले लगाते हुए कहा, अंडस को तू तो आजकल दिखता ही नहीं है, कहाँ रहता है? लगता है बड़े भाई को भूल गया है। अग्नि ने दिव्यांश से दूर हटते हुए कहा, अंडस को नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप तो मेरे ब्रो हो। दिव्यांश ब्रो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? वही दिग्विजय और अग्नि से दूर खड़ी नीलम दिव्यांश को देख रही थी और दिव्यांश बात तो अग्नि से कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र भी बराबर अपने से दूर खड़ी नीलम पर थी। दिग्विजय का जुनून। वही दिव्यांश और अग्नि से दूर खड़ी नीलम दिव्यांश को देख रही थी और दिव्यांश बात तो अग्नि से कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र भी बराबर अपने से दूर खड़ी नीलम पर ही टिकी हुई थी। निकम को जब दिव्यांश की नज़रों की तपिश खुद पर बर्दाश्त नहीं हुई तो वह वहां से सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि अब दिव्यांश कोई दिग्विजय का दोस्त बनाकर उसके यहाँ नहीं आया था, बल्कि नीलम को दिव्यांश की नज़रों में कुछ और ही नजर आ रहा था जो उससे शायद उसका सब कुछ छीन सकता था या फिर उसे सौगात के रूप में सब कुछ दे सकता था, क्योंकि कहते हैं औरतों को भगवान ने छठी इंद्री दी है, सिक्स सेंस, जो औरतों को अपने सेंस के हिसाब से मर्दों की नज़रों में उनके बर्ताव में वह चीज़ दिखती है जो आने वाले वक्त के लिए या तो अच्छी होती है या फिर बुरी, और वही चीज़ अभी नीलम दिव्यांश की नज़रों में देख रही थी। नीलम को दिव्यांश की नज़रों में अब जुनून नजर आ रहा था। वह जुनून सिर्फ नीलम के लिए था या किसी और चीज को पाने के लिए, इस बात का अंदेशा अभी नीलम को नहीं हुआ था। नीलम की बेचैनी भी बढ़ रही थी, क्योंकि इस बारे में अगर दिग्विजय को पता चला है तो पता नहीं दिग्विजय कैसा रिएक्ट करेगा। दिग्विजय के लिए नीलम सिर्फ उसकी कहने के लिए भाभी माँ नहीं थी, उसके लिए उसकी भाभी माँ सच में उसकी माँ जैसी थी, क्योंकि जब उसके माँ बाप और उसका भाई उससे दूर हुए थे तब नीलम ही थी जिसने दिग्विजय को संभाला था। उसे माँ बाप भाई बहन सब प्यार दिया था और उसे संभाला था, इसलिए नीलम को इस बात का डर रहता था कि कहीं कुछ ऐसा उसके हाथों ना हो जो दिग्विजय को पसंद ना आए, और इसलिए ही नीलम हमेशा ही सिर्फ अपनी बच्ची मिठी और दिग्विजय अग्नि इन सब के लिए जी रही थी। वही खनक और दिग्विजय के बाथरूम में दिग्विजय खनक की होठों की तरफ झुक रहा था, क्योंकि शावर का पानी जो खनक के ऊपर से होता हुआ गुजरकर उसके लबों से उतर रहा था वह दिग्विजय को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। दिग्विजय के हाथ खनक की कमर को भींचे हुए थे और खुद से इस तरह से चिपकाए हुए थे कि पानी भी उनके बीच न आ सके और उनके ऊपर से फिसल कर चला जाए।
खनक के होठों की तरफ झुकते हुए दिग्विजय ने खनक के होठों पर अभी अपने लब रखे ही थे कि खनक दिग्विजय को दूर कर बाथरूम से वापस जाने लगी। तभी दिग्विजय ने खनक को रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा। तभी खनक की बैक में जो बंदी डोरी वह खुलकर दिग्विजय के हॉन्ट में आ गई और खनक की पीछे बंदी डोरी की वजह से टिकी हुई उसकी शूट वह उसके कंधे से लुढ़क गई, जिससे खनक का दूधिया पीठ दिग्विजय को नजर आने लगा और इसी के साथ दिग्विजय के जिस्म में एक आग सी लगी। दिग्विजय ने खनक को उसके कमर से वापस से पकड़कर अपने सीने से लगा दिया। इस वक्त खनक की बेलिबास पीठ दिग्विजय के सीने से चिपकी हुई थी, जो खनक के दिल एक अजीब सी बेचैनी और डर उसे अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी कि पता नहीं अब दिग्विजय क्या करेगा। तभी दिग्विजय के लबों को खनक ने अपने कंधों पर महसूस किया और वह एकदम से कांप उठी। उसने अपने सूट को अपने मुट्ठी में भींचने हुए दिग्विजय से कहा, अंडस्को आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़े हमें बाहर जाने दे, आप सवार ले लीजिए। कहकर जैसे ही खाना फिर से बाहर जाने को हुई तो दिग्विजय ने अंदाज में खान के कान में उसके और जो को अपने होठों से छूटे हुए कहा, खाना हम हस्बैंड वाइफ है तो क्या हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते? प्लीज खाना, क्या हम अपने रिश्ते को 2 कदम आगे कर सकते हैं? जबल दिग्विजय जो खनक से शादी करने के बाद भी उसके लिए पति पत्नी वाले ख्याल को अब तक अपने मन में नहीं लाया था। महेंद्र जी के जाने के बाद उसने खनक को एक बच्ची की तरह संभाला था, लेकिन अब जैसे ही खनक का बेदाग जिस्म दिग्विजय के जिस्म से टकराया उसके अंदर एक मर्द ने जन्म लिया जो कि अपनी पत्नी को अपना बनाना चाहता था। अभी दिग्विजय जुनूनी लहजे में खनक के कंधे को चूमते हुए बोला, अंडस्को खनक, वी आर मैरिड, हम हस्बैंड वाइफ है, हमारा ये रिश्ता होना कोई गलत बात नहीं है, क्यों ना हम इसकी नहीं शुरुआत करें? दिग्विजय के हाथ खनक के पेट को भी भींच रहे थे जैसे वो खनक को अपने अंदर समा लेगा और खनक अभी दिग्विजय के इस बर्ताव से डर भी रही थी और उसे एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी कि पता नहीं अब आगे दिग्विजय उसके साथ क्या करें। तभी दिव्यांश ऊपर आया और दिग्विजय को आवाज देते हुए उसके रूम के अंदर आते हुए कहा, अंडस्को दिग्विजय कहाँ है? तू जल्दी बाहर आ। दिग्विजय ने जैसे ही दिव्यांश की आवाज यहाँ महेंद्र जी के घर पर सुनी उसको दिव्यांश का यहाँ होना कुछ समझ नहीं आया। दिग्विजय ने खनक को खुद से अलग किया और रेक से एक टॉवल निकाल कर उसे देते हुए कहा, अंडस्को अभी बाहर मत आना, मैं जब कहूँ तब आना। दिग्विजय अपने गीले टॉवल को खोलकर दूसरा टॉवल अपनी कमर के नीचे बांधकर कमरे में आया तो दिव्यांश उसके सामने खड़ा था। दिव्यांश ने दिग्विजय को टॉवल में देखकर कहा, अंडस्को तू चेंज कर ले और नीचे आ, मुझे तुझसे और अग्नि से कुछ बात करनी है। कहकर दिव्यांश कमरे से निकलकर चला गया। दिग्विजय ने वापस से बाथरूम में की डोर पर नोक करते हुए अंडस्को कहा, तुम नहाकर बाहर आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। कहकर दिग्विजय चला गया। अब खनक को राहत की सांस आई कि अब दिग्विजय वापस नहीं आएगा, नहीं तो पता नहीं आज दिग्विजय को ऐसा क्या हुआ था जो खनक को इस तरह से अपने अंदर समा लेना चाहता था। कनक ने जब बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखा तो उसके कंधे पर लाल चट्टे जैसे निशान हो गए थे जो दिग्विजय के दिए हुए थे। खनक उनको छूकर खुद से बोली, अंडस्को यह आपको आज क्या हो गया है? आप वह नहीं है जिससे हमारी शादी हुई थी, आप तो कोई और ही बन गए हैं। अभी जैसे एक दीवानों जैसी चाहत हो उसकी। खनक थोड़ी देर में नहा कर बाहर आए और अपने कपड़े निकाल कर पहनकर एक सिंपल शादीशुदा लड़की के जैसे तैयार होकर नीचे आए। खनक की नज़र सामने बैठे डाइनिंग टेबल पर दिग्विजय, दिव्यांश, अग्नि, गायत्री और नीलम पर गई। मीठी दिग्विजय के गोद में बैठी हुई थी। तभी सीढ़ियों से नीचे आ रही खनक पर जैसे ही दिव्यांश की नज़र गई उसकी नज़र ठहर सी गई, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी नज़रों को उस पर से हटा लिया क्योंकि उसकी नज़र तो कहीं और थी और यह चीज़ नीलम ने भी देख ली थी, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि दिव्यांश ने खनक के ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली। अगर उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई होती तो वह दिग्विजय से कह सकती थी, लेकिन यहाँ पर दिव्यांश बिल्कुल साफ सुथरा था। खनक आए और दिग्विजय के सामने खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तभी दिग्विजय ने दिव्यांश से पूछा, अंडस्को तू यहाँ क्यों आया है? मुझे फ़ोन भी कर सकता था। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को हाँ मैं तुझे कॉल कर सकता था, लेकिन मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे जो बात करनी है वह तुम दोनों से करनी थी और सामने बैठकर ही करनी थी और मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को चल ठीक है, अब बोल भी क्या बात है? दिव्यांश ने कुछ देर नीलम को देखा, उसके बाद कहा, अंडस्को मैं यहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री खोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि यहाँ के लोगों को काम देने के लिए भी होगा। मैं इसलिए सोच रहा था कि अगर तू उसमें मेरे साथ पार्टनरशिप करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है तो हम दोनों का ही फायदा होगा और यहाँ के लोगों को काम भी मिल जाएगा। तो तू क्या सोच रहा है मुझे बता।
दिग्विजय ने कुछ देर सोचा फिर कहा, अंडस्को मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी बाबा के हॉस्पिटल को संभाल रहा हूँ। तो उतने में दिग्विजय को टोकते हुए दिव्यांश ने कहा, अंडस्को हाँ तो बाबा की हॉस्पिटल को संभाल जरूर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल का काम तो तेरा नहीं है ना, तुझे किसी न किसी डॉक्टर को उसे हैंडओवर करना होगा जो इन सारी चीज़ों का नॉलेज रखे। और फिर अग्नि भी तो है सब कुछ संभालने के लिए। उतने में ही अग्नि ने कहा, अंडस्को हाँ मैं संभाल तो लूँगा, लेकिन अग्नि की बात को बीच में काटते हुए दिव्यांश ने कहा, अंडस्को एक बार सोचना, इसमें फ़ायदा ही होगा और फिर मैं भी तो इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को ठीक है मैं तुझे कल बताता हूँ। सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर दिव्यांश वहाँ से चला गया। अग्नि भी उठाते हुए बोला, अंडस्को भाई भाभी माँ मुझे भी कहीं जाना है। इतना कहकर अग्नि भी निकल गया। एल गायत्री कॉलेज जाने के लिए उठ गई तो खनक ने दिग्विजय से कहा, अंडस्को मैं कॉलेज जा सकती हूँ। दिग्विजय ने खनक को देखा फिर उसने कहा, अंडस्को ठीक है जा सकती हो, लेकिन कल छोड़कर परसों से, क्योंकि कल काका का 13वीं है, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे तो फिर तुम वहां से अपने कॉलेज स्टार्ट कर देना। एल खनक ने हाँ में सर हिलाया और वह मीठी को दिग्विजय के गोद से लेकर आंगन में आ गई जहां उसका किट्टू इधर उधर कूदते हुए खेल रहा था। अब मीठी, खनक और किट्टू तीनों एक साथ खेल रहे थे। मीठी बार बार किट्टू को पकड़ने के लिए भाग रही थी, वही खनक का दिमाग अभी भी दिग्विजय की उन हरकतों पर था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले बाथरूम में की थी। अब खनक यही सोच रही थी कि वह कैसे दिग्विजय को इन सब चीज़ों से रोकेगी, लेकिन क्या अब वह दिग्विजय को रोक सकती थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब दिग्विजय के दिल में खनक के लिए वह जुनूनी इश्क पैदा हो रही थी जो एक मर्द सिर्फ अपनी वाइफ से करता है, या फिर उससे जिसे वह अपनी बीवी बनाना चाहता हो। दिग्विजय भी काफी देर से खनक के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को चुपचाप कर देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर खनक के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन जब दिग्विजय खनक को खोया हुआ देखा तो खनक के पास आकर उसने कहा, अंडस्को चलो तुम दोनों को बाहर से आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। अचानक आए दिग्विजय की आवाज से खनक चौंकी और दिग्विजय को मना करना चाहा, लेकिन मीठी ने उसकी उंगली पकड़कर कूदते हुए कहा, अंडस्को हाँ हाँ चाचू हमें आइसक्रीम खानी है। दिग्विजय ने खनक को देखा तो खनक अपनी नजरें झुकाए वहां से उठ गई और बाहर आए। दिग्विजय मिठी को गोद में लेकर बाहर आया और अपने ओपन जिप में मिठी को गोद में लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। खनक उसके बगल वाले पैसेंजर सीट में बैठ गई। दिग्विजय ने खनक से पूछा, अंडस्को तो हम कहाँ चले आइसक्रीम खाने के लिए? खनक अभी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, उसका दिमाग बस उसी चीज पर अटका हुआ था कि दिग्विजय ऐसा कैसे कर सकता है। तभी दिग्विजय ने खनक के हाथ जो उसके थाइस पर थे उसे उठाकर गैर पर रखा और जीप स्टार्ट करते हुए खनक से पूछा, अंडस्को खनक बताओ हम कहाँ चले? और खनक बस दिग्विजय का चेहरा ही देख रही थी। Yeah.